गोपेश्वर के चमोली के कर्णप्रयाग गोपेश्वर चमोली के बाजारों में काफी भीड़ व रौनक नजर आई। बाजार दुल्हन की तरह सजा था। करीब आज 2 साल बाद जनपद के बाजारों में ऐसी रौनक देखने को मिली। वह इस मौके पर कई लोगों ने शुभकामना संदेश भी दिया। और नमस्कार मित्रों, आप देख सकते हैं जिस तरीके से पहाड़ में आज दिवाली की धूम, और देख सकते हैं बाजार किस तरीके से सजे। ये हम आपको दिखा रहे हैं चमोली का बाजार। इससे पहले हमने आपको दिखाया था तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रौनक है यहाँ पे बाज़ारों की, और किस तरीके से एक रौनक आपको हम दिखा रहे हैं। ये जनपद चमोली का मार्केट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिवाली का जश्न किस तरीके से लोग, पहाड़ के लोग यहाँ पे दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कितना सारा यहाँ पे जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। और ये है पहाड़ों में दिवाली की रौनक। कह दो अंधेरों से घर बसा ले कहीं अपना, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और हम आपको ठीक दिखा रहे हैं, हम अभी खड़े हैं जनपद चमोली के बाज़ार में, और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ में आप देख सकते हैं बाज़ार यहाँ पे सजे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो व्यापार बंधु भी बने हैं, और हमारे साथ यहाँ पे सर, आपका शुभ नाम? पवन सिंह राठौर, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री हूँ मैं। और आज है दीपों का पर्व। दीपों के पर्व पे धनतेरस के उपलक्ष्य में अपने संगठन, अपने पूरे व्यापार मंडल की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार मिलन का त्यौहार है, और सभी से निवेदन भी करता हूं कि ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में दिए नहीं जलते हैं, तो प्रत्येक से निवेदन है कि 2 दिए हम अपनी तरफ से भी उन परिवारों को भी जलाएं। और बाज़ार में जो कोरोना के बाद रौनक लौट के आ रही है, और इस रौनक को आने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। आज आप यहाँ की चहल पहल देख रहे हैं, तो ये अपना चमोली बाज़ार है, ये पूरे ग्रामीणों का बाज़ार है। 4 बजे बाज़ार हल्का हो जाता है, तो लेकिन इस समय पूरे बाज़ार में चहल पहल है। और मैं फिर से अपने संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी प्रेम पूर्वक ये त्यौहार मनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे राठौर जी, और आपने देखा कि उन्होंने बताया कि चमोली बाज़ार में आज किस तरीके से रौनक वहाँ पर वापस लौटी है। और कहते हैं कि त्यौहार व्यक्ति को मिलाते हैं और उसकी जो जन भावनाएं हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। और नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे होंगे दिवाली की काफ़ी यहाँ पर रौनक। हम ठीक खड़े हैं गोपेश्वर के मेन मार्केट में, और इधर से जो मार्केट लगता है ये मंदिर मार्ग का लगता है। और आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के जो समाज सेवी हैं श्रीमान विनोद जी भी बने हैं, और साथ में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आज भीड़ सुबह से लेकर गोपेश्वर में आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को भी किया है, यहाँ पे बंद किया है। और आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ एकदम यहाँ पे। आपको हम कैमरामैन से आग्रह करते हैं कि पीछे की भी तस्वीरें दिखाएं आप, और किस तरीके का नज़ारा आज गोपेश्वर का। यहाँ पे हमारे साथ समाज सेवी, सर आपका पूरा नाम? मैं विनोद चंद्र। और बड़े हर्ष की बात है कि आज कोविड के बाद जो है, बड़े लंबे समय बाद गोपेश्वर में दिवाली के समय ये बहुत ही उत्साह का एक माहौल दिख रहा है। और बड़े लंबे समय बाद काफ़ी लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे नगर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, व्यापारियों का व्यापार सुदृढ़ होगा, और जो यहाँ के निवासी हैं उनके अंदर निश्चित रूप से एक उत्साह का और हमारी सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू। जी। तो आपने देखा किस तरीके से आज सुबह से यहाँ पे बाज़ार खचाखच भरे हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस का ये पर्व गोपेश्वर में आप देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी कतार, एक बड़ी भीड़ आज यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा जन सैलाब उभर के आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते पहाड़ों में भी आज दिवाली का जश्न बड़े जोरों पर है, और कहीं पटाखे की धुन है, तो कहीं फूलों से दुकानें सजी हैं, तो कहीं लड़ियों से और कहीं दीपकों से जो है दुकानें सजी हैं। निश्चित रूप से त्यौहार मानव को जोड़ने का काम करते हैं, और हमारी संस्कृति, हमारे देश का जो पहचान है वो यहाँ के त्यौहार हैं। इसी के साथ आप सभी को, मैं खंड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग अपने सारे विकास खंड के क्षेत्रवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वे दीपावली के त्यौहार को खुशहाली के साथ मनवाएं, एवं
सभी को मैं इस कार्यक्रम की हार्दिक बधाई देता हूँ। अंत्य उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल चमोली की ओर से मैं कुलदीप सिंह वर्मा, जिला का महामंत्री, सभी व्यापारी बंधुओं को, अपने जनपद के निवासियों को, अपने इस नगर के निवासियों को, सभी बंधुओं को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं सूचना इंडिया और लोकार्पण समाचार चैनल का अपने व्यापारी बंधुओं की ओर से, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से, इस नगर निवासियों की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी जो है दीपावली और इस धनतेरस के अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। धन्यवाद। पवार, सूचना इंडिया और लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे चमोली वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नारी शक्ति को भी प्रणाम। तो मैडम आप ये बताइए, जो कोरोना काल के बाद ये हमारा जो त्यौहार है, हाँ, कितना उत्साह यहाँ पर है, क्योंकि जो धनतेरस का आज महत्वपूर्ण दिन है, तो इस विषय में किस तरह से आप देखते हैं इस दिन को? काफ़ी उत्साहित हैं लोग। 2 साल से कोविड से जब बाहर निकले तो लोगों में काफ़ी उत्साह है इस बार धनतेरस के टाइम पे। दीपावली में क्या जन संदेश आप प्रेषित करना चाहेंगे? दीपावली में ये है कि दिए से घर को जगमगाओ, चाइनीज सामान का कम प्रयोग करो, वह यही संदेश है। नाम सरदार संत सिंह। अच्छा सर, आज दीपावली के इस पावन अवसर पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अरे हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, सब खुश रहें, सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहे सबका। हमारे तो ये प्रार्थना है प्रभु से। अभी रामलीला भी हुई है, परसों समाप्त हुई है, तो वहाँ भी हमारा तो यही था कि भगवान सबको सुखी रखे, खुश रखे। हम तो सब यही चाहते हैं, और क्या करना है। और जैसे कि प्रभु श्री राम, जैसा कि मान्यता हिंदू धर्म में मान्यता मानी गई है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से आए हैं। हाँ जी। और इस रूप को आप किस तरह से देखते हैं? दीपावली के इस उत्सव को आप किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बढ़िया उससे देखते हैं। दिवाली जो है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया एक त्यौहार है और हमको बड़ी उससे मनाना चाहिए। भगवान राम जो है 14 बरस वनवास के बाद जो है अयोध्या लौटे हैं। हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वो ठीक ठाक अपने घर कुशल आ गए हैं। धन आप वरिष्ठ व्यापारी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर रामलीला इतने सालों से यहाँ पर हुई है और आपका दशरथ का जो अभिनय यहाँ पर हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इस अवसर पे कुछ पंक्तियों के साथ, कुछ चौपाई के साथ आप हमारे श्रोताओं को आप एक चौपाई आप सुनाएं आप दशरथ में। राम को देना मुझे मंजूर नहीं है, प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं है, प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव को लेकर झांसी से मेयर के लिए दावेदारी पेश की युवा कांग्रेस नेता वैभव वट्टा झांसी से। इस दौरान सूचना इंडिया न्यूज चैनल संवाददाता लोकेश मिश्रा से चर्चा के दौरान वर्तमान मेयर की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। बोले झांसी के मेयर ने जनता के साथ छलावा किया, साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी करती है भरोसा तो झांसी को देंगे नया रूप, संबंधित जैसी बात कही। आखिर क्या कुछ कहा सूचना इंडिया न्यूज चैनल संवाददाता लोकेश मिश्रा के साथ चर्चा के दौरान युवा नेता झांसी कांग्रेस पार्टी वैभव वट्टा ने। देखिए सूचना इंडिया न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर धूम मची हुई है। एक दिवाली 2 दिन बाद मनाई जाएगी, तो एक दिवाली लगभग 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में मनाई जाएगी, क्योंकि मेयर के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम एक झांसी के एक ऐसे चेहरे को लेकर आए हैं जिसे झांसी का वैभव भी कहा जाता है, जिनका नाम है वैभव वट्टा।
जो कांग्रेस पार्टी से मेयर पद के टिकट की दावेदारी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके पास क्या विजन है कि झांसी की जनता उन्हें स्वीकार करे। वैभव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार लोकेश भाई, और झांसी की जनता को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोकेश भाई? बढ़िया हूँ सर। महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूँ। लगभग 2 महीने के अंतराल पर नगर निगम के चुनाव है और आप कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या विजन है आपके पास कि झांसी की जनता आपको स्वीकार करे? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी टिकट की मांग कर रहा हूं और पार्टी अगर मुझे ये सम्मान देगी तो मैं इसे पूरी नैतिकता से निभाऊंगा और झांसी की जनता के लिए जो जन सेवा का कार्य है पिछली 3 पीढ़ी से मेरा परिवार करता आ रहा है, उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। वर्तमान मेयर की बात की जाए तो क्या उनकी आप जो रणनीति रही है 5 वर्ष से, उससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, वर्तमान मेयर की अगर आप बात करें या वर्तमान सरकार की आप बात करें तो मैं उससे सहमत तो नहीं हूं, क्योंकि जनता ने कुछ सोचकर, कुछ अपने सपने देखकर वोट दिया था, अपना प्रतिनिधि चुना था और उसके हिसाब से वो काम, जो विकास का काम होना चाहिए था झांसी में, वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमियां तो बहुत रही हैं और वो जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर बस स्टैंड की बात की जाए या ट्रांसपोर्ट नगर की बात की जाए, ऐसा मेयर एक 2017 की वीडियो में कह चुके हैं, क्या वो झांसी को मिल चुका है? देखिए, ये तो सिर्फ 2 ही मुद्दे आपने बताए हैं, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर। मुझे तो बहुत सी चीजें पता हैं और शायद सभी को पता है, मीडिया को भी पता है, लेकिन मीडिया सरकार की कोई भी बात जो गलत है उसको उजागर करने में पता नहीं क्यों पीछे रह जाती है, जबकि मीडिया तो चौथा स्तंभ है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर का वादा किया था, वो नहीं हुआ है। वो एक छोटा मुद्दा मुझे लगता है, और भी बहुत मुद्दे हैं जो कि होने चाहिए थे और समय के हिसाब से हमें अपना विजन, अपनी सोच आगे बढ़ानी चाहिए। पहले हम छोटा मोबाइल यूज करते थे, आज हम बड़ा टैबलेट यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज करने में हमारा झांसी ही क्यों पीछे है हर जगह पे? और भी जगहें हैं देश में, मैं कई जगह जाता हूँ, वहां भी नगर निगम है, हर जगह नगर निगम होती है, हमारा झांसी ही क्यों पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार में मैंने ये देखा है कि नेता सिर्फ अपनी विकास पे ध्यान देते हैं, जनता से उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट और टैक्स, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। वर्तमान मेयर जनता के बीच जाकर फिर से दावेदारी पेश कर रहे हैं और चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने झांसी को नया रूप दिया। कहां तक सहमत हैं? देखिए, रोडों पे लाइटें लगाना, महंगी वाली लाइटें लगाना, बनी हुई दीवारों को 10 बार तोड़ना और फिर उन्हें बनाना, मुझे नहीं लगता कोई विकास है या इससे रूप बदलता है। आज आप शहर में देखिए कितनी समस्या है पार्किंग की, उस पार्किंग की समस्या से कितना ट्रैफिक लगता है, उस ट्रैफिक से हमारा व्यापारी भाई कितना परेशान है। आज जो ये बात उठती है कि बाजार ठप है हमारा, वो कहीं ना कहीं उसमें एक पार्किंग भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और नगर निगम के पास हर जगह जमीनें हैं, इतनी जमीनें, पार्किंग बनाइए आप, और जो बनी हुई हैं वहां पे आप देखिए 2000-2500 रुपए महीना, एक घंटे के 100 रुपए चार्ज, 150 रुपए चार्ज। तो आम जनता तो डर लगेगा उसे। भाई आपको पता, आप बाजार जा रहे हो सामान खरीदने के लिए 100-150 रुपए आपको पार्किंग के देने जो भी बनी हुई है। तो जो जमीनें खाली है उसमें पार्किंग बनाइए ना आप, और राहत दीजिए जनता को। अगर देखा जाए तो कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। अभी एक नया आरोप भी मेयर साहब के बेटे को लेकर सुनने में आ रहा है, स्टार वगैरह, क्या है, कुछ कह सकते हैं इसका? देखिए, आरोप मैंने देखा है, अखबार में भी छपा था, आपके सूचना इंडिया से भी माध्यम से भी मैंने देखा था। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर वो गलत नहीं है तो सरकार अपना काम कर रही है, वो उस हिसाब से उसे देखे। इसमें मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी देना अभी सही नहीं समझता, क्योंकि उसकी जांच चल रही है। चलिए इस मुद्दे को छोड़ते हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए कि आपके पास क्या ऐसा रीजन है या ऐसी आपकी कौन सी रणनीति है कि झांसी की अमीर जनता के साथ साथ गरीब जनता भी आपको पसंद है? देखिए, झांसी क्या, हमारे देश में अमीर जनता तो बहुत कम है, गरीब जनता ही सबसे ज्यादा है, और उन्हीं के बारे में कोई नहीं सोचता है। लोग आते हैं कि अमीर जनता के साथ साथ गरीब जनता भी आपको पसंद है? देखिए, झांसी क्या, हमारे देश में अमीर जनता तो बहुत कम है, गरीब जनता ही सबसे ज्यादा है, और उन्हीं के बारे में कोई नहीं सोचता है।
लोग आते हैं, वादा देते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, लेकिन 5 साल गुजर जाते हैं। झांसी में करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले पार्किंग का ही मुद्दा जो मैंने अभी भी बताया आपको। उसके बाद जब सॉलिड वेस्ट, एक घर घर से कूड़ा उठाने का, जब ये प्रस्ताव पास हुआ था नगर निगम के बोर्ड में, तो इस मुद्दे पर सहमति बनी थी कि इसमें जनता से पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन शहर क्षेत्र में मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ और ये मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से कूड़ा उठ रहा है वहाँ नगर निगम के लोग जनता से भी पैसा ले रहे हैं कूड़ा उठाने का। ये बहुत गलत है। मतलब जनता का काम है सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना और इन्हें वोट देना। सुविधाओं के मामले में जनता को कुछ नहीं मिलेगा। मैं नगर निगम का बहुत सी खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, उसमें वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, तैराकी के लिए स्विमिंग पूल बना सकते हैं, जिससे कि जो महंगे 2-2 हजार लोगों को तैराकी सीखने में लगता है, वो नगर निगम की जमीन पे बनाइए ना। आप सुविधाएं दीजिए। जब आप गृह कर इतना ज्यादा लेते हैं, जिसका भी संशोधन होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला मुद्दा हाउस टैक्स का मुद्दा है। जब आप टैक्स लेते हैं तो उतनी सुविधाएं भी तो दीजिए जनता को। आप खाली जमीनें पड़ी हैं। आज एक विवाह अपने बच्चे का या अपनी बिटिया का किसी को करना है तो 2 से 3 लाख रुपए में विवाह घर मिलता है। आप नगर निगम की जमीन पे बनाइए ना विवाह घर और जनता को सुविधा दीजिए उसकी मिनिमम नॉमिनल रेट्स पे। इस चीजों पे कोई नहीं सुनवाई हो, ना कोई विजन है इनके पास। लाइटें लगा लो, क्या कहते हैं कि पुरानी दीवारों को तोड़ के नई दीवारें बना लो, पार्क का सौंदर्यीकरण करिए, पार्क में आप जिम बनाइए और कई जगहों पे बनाइए, हर वार्ड में बनाइए। मैं तो कहता हूँ तो इन जनता को सुविधा दीजिए जो जनता को सुविधा नहीं मिल रही। यदि आप आते हैं तो इन चीजों पर फोकस रहेगा? बिल्कुल फोकस रहेगा और 5 साल के अंदर अंदर ये चीजें कंप्लीट भी होंगी और इनके लोग इन सुविधाओं का फायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ कागजों में नहीं होगा, ये चाहे मुझे इसके लिए लखनऊ तक लड़ाई लड़नी पड़े, अगर मुझे जनता मौका देगी, पार्टी टिकट देगी, तो मैं इस चीज की लड़ाई चाहे लखनऊ तक लड़नी पड़े। मेन मुद्दा यह है कि जन सेवा सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसके लिए आपको सेवा का भाव भी होना चाहिए आपके अंदर। लोगों को बहुत छोटी छोटी सुविधाएं दीजिए ना, उनको जरूरत है उस चीज की। और आप जब इतना टैक्स ले रहे हैं लोगों से तो उसके बदले उन्हें कुछ सुविधाएं भी तो दीजिए। टैक्स का पैसा कहाँ जाना? अब ये तो पीएम केयर फंड का पैसा नहीं पता चल पाया आज तक कहाँ गया, तो टैक्स का पैसा मैं कैसे बता दूं कहाँ चला गया। लेकिन जनता को तो झांसी में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई नई टेक्नोलॉजी, या देखिए जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से कुछ नया अमेंडमेंट या कुछ नया अच्छी कोई सुविधा जनता को अलग से दी गई हो। मुझे तो नहीं दिखता ऐसा कुछ दिया गया। पार्टी के अगर शीर्ष नेतृत्व को देखें तो लगता है कि आपको अगला दावेदार बनाया जा सकता है। अब ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जान सकता है कि उन्हें मेरे अंदर ये काबिलियत दिखे कि मैं झांसी नगर निगम का नेतृत्व कर सकूं तो वो मुझे टिकट जरूर देंगे। क्या आपकी दावेदारी से लगता है कि जो आपकी पार्टी के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन ना होने दें? जी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं शायद अपनी पार्टी में सबसे छोटा उम्र का हूँ जो आज दावेदारी भी कर रहा है, और बाकी हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे अभिभावक हैं और मेरे लिए सभी सम्माननीय हैं। तो सबकी सहमति से ही जो काम हो वो ज़्यादा अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि हमारे आपस में किसी से कोई लड़ाई है। दिवाली का समय है, सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश झांसी वासियों को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने झांसी के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। भाइयों को मैं अपना प्यार देता हूँ और झांसी के सभी लोगों को मैं सपरिवार धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो भैया ये थे झांसी के वैभव, जिन्हें वैभव भट्टा भी कहा जाता है। काफी पुराने समय से अगर देखा जाए तो परिवार की तरफ से लंबे समय से राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है और जनतंत्र है। यदि ये दावेदारी ये विरासत नहीं है, ये जनसेवा है। हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियों से जनसेवा की है, विरासत में हमें कुछ नहीं मिला है। तो सुना आपने कि जनसेवा है, परिवार का निरंतर जनसेवा के बीच में लगा रहता है। इसी प्रकार की धरातल से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया के साथ में आपके बीच बोलती सूचना। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पहले सुरंग का शनिवार को मेरठ मंडल के कमिश्नर सिल्वा कुमारी जे, एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह, डीएम दीपक मीना ने बेगमपुर स्टेशन पर लोकार्पण किया। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि
ये रैपिड रेल की 750 मीटर की पहली सुरंग है जो रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई। इसके साथ ही रैपिड रेल का काम तेजी से आगे बढ़ गया। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल में 82 किलोमीटर कॉरिडोर पर काम चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 2025 तक ये काम खत्म हो जाएगा। मेरठ की जनता 2025 में मेरठ से दिल्ली 82 किलोमीटर का सफर मात्र 40 मिनट में तय कर पाएगी। काम तेजी से चल रहा है, उसको देखकर अंदाजा लगा जा सकता है 2024 में ही मेरठ की जनता को रैपिड ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा। सुदर्शन 8.3 टनल बोरिंग मशीन है। नीचे को कर ले यार, नीचे को कर ले यार आईडी। ये 4 महीने पहले हम लोगों ने लॉन्च की थी मेरठ में। आज अपना सफ़र पूरा करके ये जनवानी वाली 750 मीटर चल के वो आज यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन बाहर निकल के आई है बेगमपुर से। इसकी खासियत ये है कि अगर आप देखें इस स्टेशन के 4 आप देख रहे हैं कि स्टोरी है इसमें नीचे ज़मीन के नीचे। जब हमने ये काम शुरू किया था किसी ने सोचा नहीं था मेरठ में इतने कंजेस्टेड एरिया में एक छोटा सा भी कोई चीज़ आप बना सकते हैं। यहाँ से इतना ट्रैफिक है, लेकिन आज आप देख सकते हैं इतना बड़ा 200-250 मीटर बड़ा हुआ स्टेशन, उसकी 4 मंजिल बन गई है। इसमें बहुत सारा कॉन्क्रीट हुआ है, बहुत सारी मट्टी निकली है, पर मेरठ में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से कॉन्क्रीट जा रही है और कहाँ मट्टी जा रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही मेटिकुलस इस वर्क को हमारे इंजीनियर्स कर रही है। और टनल बोरिंग मशीन का बाहर निकलना बहुत चीज़ों से इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि टनल बोरिंग मशीन जब चल रही होती है तो उसका अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सही जहाँ पर हमने सोचा है कि यहाँ जाएगी और यहाँ निकलेगी तो स्टेशन आपने बना लिया। अगर स्टेशन आप पहले नहीं बनाते तो टनल बोरिंग मशीन कहाँ निकल रही है। तो स्टेशन हमने बनाया जिससे टनल बोरिंग मशीन यहाँ निकले। चूँकि स्टेशन बन गया है तो उसमें जहाँ पे उसका निकलना जरूरी है वहीं वो निकलती है। आज जैसे टनल बोरिंग मशीन निकली 1 इंच से भी कम एक्यूरेसी पे निकली है। जो हमने सोचा था कि कहाँ निकलेगी उसके इतने अंदर के अंदर ही बड़ी मशीन जो अंदर काम कर रही है तो इस एक्यूरेसी से निकलेगी। इंजीनियर से भी बहुत खुशी की बात है कि जैसा हम प्लान कर रहे हैं वैसा हम एक्सक्यूट कर पा रहे हैं। कितने मंथ में ये 4 महीने के अंदर यहाँ तक पहुँच गई है और पहली एक्चुअली मेरठ के वासियों के जब मिलते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ ये कहते हैं कि हमने तो सोचा था बहुत साल लगेंगे, अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी आ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के सहयोग से और हमारी टीम की मेहनत से, कॉन्ट्रैक्टर्स की मेहनत से, डिज़ाइनर्स की मेहनत से हम अपने शेड्यूल जो भारत सरकार ने हमें दिया है हम उससे ये कह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं NCRTC का जो हमारा वाक्य है वो है गति से हम लोग जो प्रगति की गति होनी चाहिए हम अभी दूसरे आगे चल रहे हैं। जून 25 से पहले जरूर हम आपको ट्रेन में यहीं पर जमा कराएंगे। नशा मुक्त अभियान के तहत दतिया आबकारी विभाग निरंतर कार्रवाई को दे रहा अंजाम। इसी कड़ी में जिला आबकारी अधिकारी KL भगोरा के मार्गदर्शन में दबिश दी गई जो किसी कंजरा डेरा पर नहीं शासकीय जमीन पर हो रहा अवैध शराब का निर्माण। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर आबकारी अधिकारी को जानकारी मिलेगी जिले के ग्राम पकरा वनवास थाना जिगना में शासकीय जमीन पर शराब का निर्माण हो रहा, जिस पर कार्रवाई जिला आबकारी विभाग अधिकारी दतिया KL भगोरा के दिशा निर्देशन में की गई। इस दौरान भारी मात्रा में लहान शराब को जब्त कर जमींदोज किया गया, साथ ही शराब निर्माण उपकरणों को भी जब्त किया गया। इतना ही नहीं, आबकारी एक्ट के तहत 2 प्रकरण भी किए गए पंजीबद्ध। वहीं इस कार्रवाई में अनुमानित शराब जिसकी कीमत लगभग लाखों से ऊपर आकी गई। गौरतलब कि निरंतर नशा मुक्त अभियान के तहत अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। इससे शराब माफियाओं में हंगामा मचा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार समुचित स्वास्थ्य के देव भगवान धन्वंतरी की जयंती के मौके पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के तत्वाधान में धन्वंतरी पूजन अर्चन एवं परिचर्चा आयोजन कार्यक्रम किया गया।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक मिश्रा विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान युवा नेता विशिष्ट अतिथि अतुल भूरे चौधरी, डीन डॉक्टर दिनेश उदैनिया, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया ने की। उन्होंने आग्रह किया कि आप समाज में सर्वोपरि कार्य एवं दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप लोगों को भगवान कहते हैं। हमें अपने प्रयासों को और बेहतर एवं प्रभावी रूप से करने की आवश्यकता है ताकि हम रोगी के प्रति संवेदनशील होकर उसका समुचित उपचार कर सके। भाजपा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए भगवान धन्वंतरी के बारे में व्यापक विचार ज्ञात किया, जिसमें भगवान धन्वंतरी के रूप के बारे में बताया। अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा ने कहा, उनके हाथ में अमृत कलश जो हमें जीवन को पूर्ण आयु प्रदान करने का संदेश देता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा युवा नेता भूरे चौधरी, मान सिंह कुशवाहा, समाज सेवक रामजी राय, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता यादव, मेडिकल कॉलेज महिला चिकित्सा सहित चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अध्यापक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया दौरे पर पहुंचे। जिले के नगर पंचायत बडोनी, जहां धनतेरस पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी। धनतेरस पर्व को लेकर बड़ी बात कही। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले के नगर पंचायत बरौनी में राशि वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए धनतेरस पर बडोनी में धन की वर्षा हो जैसी बड़ी बात कही। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। देखिए रिपोर्ट। दीपावली का पर्व है और आज धनतेरस है, इसलिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करी थी कि बड़ौनी में जाके धन की वर्षा करना पैसा आता है तो रोटी ₹1 लाख आएगा मकान बनाने के, तो वो सीमेंट भी खरीदेगा, वो लोहा भी खरीदेगा, वो बजरी भी खरीदेगा, मजदूर को भी लगाएगा, तो 1 पैसा 4 जगह पे चलता है। राजस्थान के सोजित रोड कस्बे के निकटवर्ती रेंदड़ी गांव को दूधिया रोशनी से रोशन करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। सरपंच संतोष कंवर द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा आज़ादी से लेकर अभी तक रोड लाइट से वंचित गांव रेंदड़ी अंधेरे में डूबे रहने वाले रेंदड़ी व रेंदड़ी से जुड़े राजस्व गांव में नई विद्युत लाइन लगाकर नई लाइटें लगाकर गांव को दूधिया रोशनी से मिलाने की तैयारी कर अथक प्रयास कर शुक्रवार को सोजित विधायक शोभा चौहान व पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे के मुख्य अतिथि में समारोह आयोजित कर लाइटों का लोकार्पण किया गया, जिससे दूधिया रोशनी से रोशन हुआ रेंदड़ी ग्राम। इस दौरान सरपंच संतोष कंवर, अखिल सिंह लखावत, भामद शाह, अनूप सिंह लखावत, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह लखावत, महिपाल सिंह लखावत, शैतान सिंह, सुरजाराम, उप सरपंच भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोहर कंवर सहित और भी नागरिक मौजूद रहे। मंच का संचालन पुष्पराज मनोट ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे ने कहा कि सोजित क्षेत्रवासियों की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के दिशा निर्देशन अनुसार सोजित उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीड़ की अध्यक्षता में सोजित सर्कल के नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के कुशल नेतृत्व में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस थाना सोजित रोड में शनिवार को थानाधिकारी उर्जाराम की उपस्थिति में CLG बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीड़ ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई अवांछनीय गतिविधि दिखे तो फौरन खबर करें। उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने कहा, सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ मैसेज आने पर फॉरवर्ड ना करें। कोई भड़काऊ मैसेज भेजे तो उसे पुलिस का और प्रशासन का सहयोग कर पूरी प्रणाली को मजबूत करने में अपना सहयोग दें, जिससे आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय बना रहे। आने वाले त्योहार सदैव की भांति भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाएं। इस दौरान सोजित रोड थाना अधिकारी उर्जाराम, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, संजय त्रिवेदी, रामदेव सेवा संस्थान के प्रकाश पलरिया, कपड़ा व्यापार संघ के निदेशक सीरवी, कैलाश मालवीय, पूर्व सरपंच सवराड़, मोबाइल एसोसिएशन अध्यक्ष तरुण शर्मा, निमिनाथ सहित और भी नागरिक मौजूद रहे। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो पुलिस स्टेशन के बाहर जो पंक्तियाँ लगी होती है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, इसकी हम पालन करें
और इस बात को लागू कर दें, आम जनता में इस बात का विश्वास हो और अपराधियों में कानून का डर हो। इसको लेकर पिछले जितने भी केसेस हुए हैं और जो यहाँ का क्राइम का पैटर्न है उसकी स्टडी की जा रही है और थाना अधिकारियों के साथ और पुलिस के साथ साथ सीएलजी मेंबर और अन्य जनसाधारण जितने भी लोग हैं इन सबसे मिलकर बातचीत की जा रही है यहाँ की समस्याओं पर और यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, यहाँ क्राइम का जो पैटर्न है उनको लेकर एक स्टडी की जा रही है साथ में। और धीरे धीरे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सूचित क्षेत्र में जो वास्तव में अभी तक पुराने से बहुत अच्छा था, हम इसे और अच्छा बनाएंगे।